अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर मलिक है। तो आज हम जो अपने टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस पढ़ने से पहले हम जो मेन चीज़ सबसे पहले पढ़ लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ी बहुत इसके बारे में बातें आपको बताना चाहूँगा। वो बातें क्या हैं? उसमें ये आ जाता है कि जैसा कि हमारी ये लाइफ का सिस्टम है, हमारी पूरी नेचर का सिस्टम है, इसमें जो हर चीज़ पड़ी है वो क्या है कि रेंज में पड़ी है। हर चीज़ें एक रेंज के अंदर ही, एक लिमिट के अंदर भी ही क्या करती है, अच्छी लगती है, बेस्ट लगती है। एक चीज़ जो रेंज से बढ़ जाए वो भी नुकसानदेह है, और रेंज से कम हो जाए वो भी क्या है, नुकसानदेह है। इसकी इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लोग मोस्टली कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है। और लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़वा भी नहीं होना चाहिए। वो क्यों कहते हैं बहुत ज़्यादा मीठा होना? लोग इसलिए कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मीठे होंगे तो लोग आपको क्या करेंगे, खा जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं तो लोग क्या करेंगे, आपको फेंक देंगे। तो देखो हर चीज़ रेंज से बाहर है, तो गलत है ना ये। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें क्या होता है, रेंज में ही रहना पड़ता है। वो किस तरह? कंडीशंस के मुताबिक। अगर कहीं पे कंडीशन आ गई है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, मीठा रहना पड़ रहा है, वहाँ आप मीठे रहें। जहाँ पे कंडीशन आ गई है कि आप बहुत ज़्यादा कड़वे रहें, वहाँ पे कड़वे रहें। जो जनरली रहें, नॉर्मल रहें, वो क्या रहें, रेंज में रहें, ठीक है, ताकि किसी को कोई मसला ना हो। इसी तरह हम अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, नेचर ने हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम फिट किया हुआ है जो हमारी बॉडी के सिस्टम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? दो आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी के बाहर का माहौल है। दो तरह के माहौल होते हैं यहाँ पे, एक बाहर का माहौल होता है, एक अंदर का। तो बाहर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ऐसा अंदर एक बॉडी के अंदर सिस्टम फिट किया हुआ है कि जो बाहर वाली चेंजेस आने के बावजूद आपके अंदर के माहौल को ना फिट रख देता है, ठीक है। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। वो कौन सा सिस्टम है? वो है होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस दो लफ्ज़ से मिलकर बना होता है। एक होम है, ये शॉर्टकट ट्रिक है पड़ा। देखो, होम्यो है ना, होम्यो से होम निकालो। होम का मतलब क्या होता है? घर। और स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन। स्टेसिस मीन टू मेंटेन। सो द डेफिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप द इंटरनल बॉडी कंडीशंस कांस्टेंट और नियर टू कांस्टेंट। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि हर चीज़ रेंज में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, खासियत होती है, अहलियत होती है, किस चीज़ की? अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट रखने की, ठीक है। वो क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस। तो हर चीज़ को कांस्टेंट हमें रखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, इंटरनल बॉडी कंडीशंस। अब दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक इंटरनल कंडीशंस होती है, एक एक्सटर्नल। आप कंडीशन को दूसरे लफ्ज़ों में इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो इनसाइड द बॉडी होता है, जो बॉडी के अंदर वाला माहौल होता है, ठीक है। जो माहौल बॉडी के अंदर होगा, आपके जिस्म के अंदर होगा, वो क्या होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर है, इन्वायरमेंट है। बाहर का माहौल कैसे? आपको पता है कि टेम्परेचर होता है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, ठीक है। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो मोहताज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। वो कैसे होता है? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आएगी वो इंटरनल एनवायरनमेंट पे असर करेगी। क्यों? क्योंकि जो एक ह्यूमन बॉडी है, इंसानी बॉडी है, इंसानी जिस्म है, ये कोई आइडियल बॉडी नहीं है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। आती हैं चेंजेस, ही आती हैं इस बॉडी में। अगर बाहर का माहौल चेंज हुआ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजिंग आई है, तो उसी के मुताबिक इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजिंग आएगी लाजमी। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब आपको होम्योस्टेसिस का सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा। जब वो काम नहीं करेगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बहस बनेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जैसे यार, गर्म मौसम गर्मा आता है, समर सीज़न आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसी के मुताबिक हमारी बॉडी कंडीशंस हो जाती हैं एडजस्ट, ठीक है। और सर्दी आती हैं, विंटर का सीज़न आता है, तो तब भी वैसे ही हमारी बॉडी की कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम आगे क्या पढ़ने लगे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स क्या हैं? ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस करवाते हैं। कौन सा कंपोनेंट है? पहला टेम्परेचर, सेकंड वन इज़ वेस्ट मटेरियल्स, एंड थर्ड वन इज़ वाटर प्लस सल्यूट। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस में पार्ट लेते हैं, होम्योस्टेसिस का काम करवाते हैं। सो लास्ट हमने क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब कंपोनेंट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्या? मैकेनिज्म्स है। ये मैकेनिज्म क्या है जो कंट्रोल कर रहे होते हैं ये सारे सिस्टम को? जो कंपोनेंट टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशन, जो अंदर का एनवायरनमेंट हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटरनल एनवायरनमेंट उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम है तो इंटरनल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर वैसा हो जाएगा, कंडीशंस वैसी हो जाएंगी। तो ये जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ये जो टेम्परेचर को मेंटेन सिस्टम कर रहा है, उस सिस्टम का, उस मैकेनिज्म का क्या नाम है? थर्मो रेगुलेशन। अब जैसे कि थर्मो रेगुलेशन दो लफ्ज़ से मिलकर बना, एक थर्म दूसरा रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है, और रेगुलेशन का मतलब होता है टू रेगुलेट। अगर आपको भूल जाने कि थर्मो रेगुलेशन मतलब हम कैसे याद रखें, तो इसके लिए थर्मामीटर तो हर किसी को पता होता है ना, एवरीवन नोज अबाउट द थर्मामीटर। थर्मामीटर फॉर टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है थर्मामीटर, तो हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर के लिए रिलेटेड है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगा? द मेंटेनेंस आर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन अ सर्टेन रेंज। एक रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। जैसे कि हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो सूटेबल टेम्परेचर होता है, वो क्या है? 37 डिग्री ऑप्टिमम। इसकी रेंज 36 से 38 हो सकती है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये विद इन अ सर्टन रेंज है, ये एक रेंज के अंदर ही बेस्ट लगेगा। अगर ये 36 से कम जाता है टेम्परेचर तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का वजह बनेगा। इसी तरह 38 से ज़्यादा जाता है तो वो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का वजह बना। तो इसलिए ये जो बैर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी है तो होम्योस्टेसिस वाला जो प्रोसेस है, इसमें जो थर्मो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म होगा, ये हमारी बॉडी में क्या करवाएगा? बैर अगर लेट सपोज बैर अगर टेम्परेचर 45 48 समथिंग कुछ भी है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि बैर अगर ये टेम्परेचर है तो अंदर भी होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि क्या होगा? थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म होगा, बैर टेम्परेचर जितना भी हो वो बॉडी के अंदर इतना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं रखेगा। तो नेक्स्ट जो है सेकंड इसका मैकेनिज्म, वो क्या? ओस्मो रेगुलेशन। अगर ओस्मो रेगुलेशन आपको भूल जाए तो उसको बेस्ट याद रखने के लिए ओस्मोसिस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं लोग मोस्टली। 9th 10th में पिछली छोटी क्लासों में भी पढ़ा होता है लोगों ने कि हम ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस में वाटर एंड सल्यूट का इर्तिकाज़ की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो इट्स अबाउट वाटर प्लस सल्यूट और वाटर मिलके क्या बना देते हैं? ओस्मो, ठीक है। तो जो वाटर एंड सल्यूट की रेगुलेशन के काम है वो क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन। द डेफिनेशन द मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट विद इन अ सर्टेन रेंज। अब यहाँ पे फिर बात आ गई रेंज की, कि वाटर एंड सल्यूट की रेगुलेशन जो होगी एक सर्टेन रेंज के अंदर होगी। अब ये लाजमी चीज़ नहीं है कि मोस्टली लोग कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पियो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गलत बात है ये। पानी एक रेंज के अंदर यूज़ करो, वाटर एक रेंज के अंदर यूज़ करो। अगर ज़्यादा भी करोगे तो ये मसला बनेगा, और अगर कम भी करोगे तो ये मसला बनेगा। तो जो पानी के कमी, ज़्यादती, इंक्रीज़ डिक्रीज़, इस चीज़ को जो कंट्रोल कर रहा होता है मैकेनिज्म, उसका नाम क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन। अब हमारा जो थर्ड वन पॉइंट है वो क्या है? एक्सक्रीशन। अब क्या होता है? हमारी बॉडी में ना बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, वेस्ट मटीरियल। वो कचरा किस तरह का होता है कि जैसा कि आप लेट्स सपोज कि खुराक खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो फूड डाइजेस्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। तो मोस्टली फूड डाइजेस्ट हो जाती है, तो जो बच जाती है रिमेनिंग फूड होती है वो क्या होती है? एज अ वेस्ट सब्सटेंस बन जाती है। तो अब क्या होता है कि ये वेस्ट सब्सटेंस का हमारी बॉडी से निकलना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये ना निकलेगी तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा निकल गई तो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स का निकल जाना, रिमूव हो जाना, क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक्सक्रीशन में पार्ट ले रही होती है? एक स्किन होती है, स्किन से क्या होता है आपको पता है कि स्वेटिंग, पसीना आना, ये भी वेस्ट मटेरियल के तौर पे काम आती है। लीवर से भी, किडनी से भी, ठीक है, यूरिन वगैरह। तो स्किन से मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, स्वेटिंग। जैसे ये पसीना आता है तो मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये भी नुकसान है। तो बहुत ज़्यादा पसीना आना भी नुकसान है, और मोस्टली लोगों को बहुत कम आता है पसीना, तो ये भी नुकसान है। बहुत कम पसीना आना भी नुकसान है। तो इसलिए मतलब ना रेंज में आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए, तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन हो गई, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आ जाता है? कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हर चीज़ का एक कंट्रोल सिस्टम होता है। आप लाइक एग्जांपल ले लो, किसी लाइफ का कोई भी फील्ड ले लो, तो उसके एक पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, उसको पूरा एक कंट्रोल कर रहा होता है, एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल या कॉलेज की। अब एक स्कूल है, जो कॉलेज में कंट्रोल सिस्टम कैसे होते हैं? सब जानते हैं कि स्कूल या कॉलेज में क्या होता है? एक प्रिंसिपल होगा, आपके पास एक टीचर होगा, और एक बंदा ऐसा वो रखते हैं जो रूल एंड रेगुलेशन का जिम्मेदार होता है, जो स्कूल में, एकेडमी में, कॉलेज में रूल एंड रेगुलेट को
लागू अप्लाई भी करवाता है और साथ में अमल भी करवाता है लोगों से। तो 3 तरह के सिस्टम हो गए, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया और रूल रेगुलेशन का ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बंदा। तो लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट कोई भी काम करता है, कोई भी कारनामा सर अंजाम देता है, या तो वो कोई टीचर की इंसल्ट करता है, या टीचर उससे कोई खुश होता है, या कोई वो अच्छा काम करता है, तो टीचर वो सबसे पहले क्या काम करेगा? वो टीचर वो पैगाम, अगर उसने बदतमीज़ी की है, कोई अच्छा काम किया, वो सबसे पहले किसको पहुंचाएगा? प्रिंसिपल को, कि सर इस तरह का मसला हो गया। अब वो प्रिंसिपल क्या करेंगे? प्रिंसिपल जनाब जो रूल एंड रेगुलेशन के ज़िम्मेदार हैं, उससे कहेंगे कि भाई जा, ये मसला हुआ है, जाके कोई ना कोई एक्शन लो, कोई ना कोई रिस्पॉन्स दो, कोई ना कोई जवाब दो। ठीक है, इस तरह काम होगा। इसी तरह सेम टू सेम हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। उनमें एक रिसेप्टर आता है, एक कंट्रोल सेंटर आता है और एक इफेक्टर आता है। ये जो रिसेप्टर होता है ये रिसीवर होता है। रिसेप्टर क्या होता है? रिसीवर। कंट्रोल सेंटर क्या हो सकता है? हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। इफेक्टर क्या हो सकता है? मसल्स या ग्लैंड्स। ठीक है, अब मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। रिसेप्टर लाइक अ टीचर, जैसे टीचर रिसीव करते, रिसेप्टर लाइक अ रिसीवर। जैसे टीचर रिसीव करता है कोई भी एक्शन स्टूडेंट की तरफ से, अच्छा या बुरा, तो टीचर क्या जाता है? प्रिंसिपल के पास जाता है। तो रिसेप्टर क्या करता है? वो पैगाम, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज लेके कहाँ जाएगा? बॉडी में जो भी कोई चेंज आएगी, जो भी कोई बॉडी में चेंज आएगी, वो रिसेप्टर रिसीव करेगा। वो मैसेज, वो पैगाम कहाँ ले जाएगा? कंट्रोल सेंटर के पास ले जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरी मिसाल से देख लें तो ये कंट्रोल सेंटर फिर क्या करता है कि ये आगे इफेक्टर को पैगाम भेजता है कि भाई इस तरह का मसला हो गया, रिस्पॉन्स क्रिएट करो। वो मसल्स भी हो सकते हैं, वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक कंट्रोल सेंटर जो प्रिंसिपल था उसने आगे रूल एंड रेगुलेशन वाले को पैगाम भेज दिया, भाई ये काम करवा दो। तो अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला हो, किसी भी तरह का मसला हो, तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।